नमस्कार, न्यूज रूम से सवाल इंडिया का आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंगवार। अगले 1 घंटे में जिन 4 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारा कार्यक्रम रहेगा, सबसे पहले वो पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, बड़ी बात होगी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस क्या इनका खेल बिगाड़ेंगे शंकराचार्य। ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं आपको पता लगेगा जब आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का इंटरव्यू देखेंगे, जो एनडीटीवी से उन्होंने खास बातचीत की है। इस इंटरव्यू में आपको ये बात हम दिखाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर होगा, राहुल गांधी और ओवैसी की दोस्ती होने वाली है क्या? इस दोस्ती का मतलब क्या है? दरअसल महागठबंधन में क्या ओवैसी की जगह हो सकती है और क्या इन दोनों की दोस्ती में आड़े आ रही है आरजेडी? तीसरा सवाल, योगी के फैसले से बिहार चुनाव में खेल हो गया, आखिर कांग्रेस क्यों ऐतराज कर रही है योगी के एक्शन पर? चौथा सवाल, बिहार में मखाना किसका वोट खाएगा? आपको मखाने का राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और पूरा अर्थशास्त्र दिखाएंगे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन आइए शुरुआत हम करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर है। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की। आपको बता दें, इससे पहले चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर ही चुके हैं कि उनके कैंडिडेट्स उतरेंगे मैदान में। लेकिन एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है गौ हत्यारी सरकार ना बने। 80 साल से गौ हत्यारी सरकारें बन रही हैं। गौ हत्या बंद करने के लिए चुनाव लड़ाने का ऐलान। लेकिन यहाँ पर देखिए, बड़ा सवाल ये है कि बेशक वो अपने कैंडिडेट्स चुनाव में उतार रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव में उतरने से किसे होगा वोट का नुकसान, किसका बिगड़ेगा खेल? बिहार में इस वक्त ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपने घोषणा की है कि आप चुनाव लड़ेंगे, इसकी क्या वजह है? हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि हम चुनाव लड़ेंगे। जब घोषणा नहीं की तो फिर इसका वजह कैसे बताएं हमने? हम तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। गोरक्षा के नाम पर कहा है कि 243 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, क्या ये बात गलत? हाँ, ये सही है। तो वो हम तो थोड़े लड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए। ये भ्रम है, जैसे आपके मन में है ऐसे बहुत से लोगों के मन में भ्रम है। हम ये चाहते हैं कि देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप पार्टियां व्यवहार करें। अभी क्या हो रहा है कि देश की जनता कुछ चाह रही है और पार्टियां कुछ उसमें निर्णय ले रही हैं। जहाँ तक हम समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब ये है कि जन आकांक्षा के अनुरूप सरकारें बनें और वो तदनुरूप कार्य करें। तो जब देश की बहुसंख्यक जनता गौ हत्या बंदी चाहती है, तो देश की जनता की इस आकांक्षा के विरुद्ध गौ हत्यारी सरकारें कैसे 80 साल से अपने देश में बन रही हैं, ये बड़ा सवाल है। तो हम ये चाहते हैं कि देश की जनता अब इस बारे में सजग हो जाए और गौ हत्या अगर वो नहीं चाहती है तो फिर गौ हत्या करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या को कहीं ना कहीं चुप रह करके, कहीं ना कहीं लाइसेंस दे करके, कहीं सब्सिडी दे करके, कहीं समर्थन दे करके गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले नेताओं को वोट देना बंद करें। क्या वजह है कि पार्टियां इसके लिए कमिट नहीं कर रही हैं? अब ये तो वजह उन्हीं से पूछी जानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम लोग अनुमान कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तो समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है कि अब देश की बहुसंख्यक जनता जो चाहती है उसी के विपक्ष में देश की सभी पार्टियां हो गई हैं। क्या कारण है? तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब उन्होंने ये रास्ता बना लिया है कि हम तो सबका साथ सबका विकास, हम तो गाय का सम्मान करते हुए, गाय को दुलारते हुए, पुचकारते हुए, पूजा करते हुए का फ़ोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, गौ भक्तों के बीच में उसको सर्कुलेट कर देंगे। और जो गौ को मारते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, उनके बीच में आंकड़ा दिखा देंगे। तो सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है। दोनों का साथ हमको मिल जाएगा, दोनों में हम लोग प्रिय हो जाएंगे। ये जो कैंडिडेट खड़े होंगे तो इसके बारे में तो यही होगा ना, ये हिंदू वोट डिवाइड करेंगे, बीजेपी को नुकसान होगा। बात ये किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो राजनीतिक लोग सोचें, पार्टियां सोचें। हम तो श्रद्धालु हैं, हिंदू हैं, गौ भक्त हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता ना मारी जाए। ये गुणागणित तो राजनीतिज्ञों का काम है। हम इसमें कैसे सोच सकते हैं किसी को फायदा हो, किसी को नुकसान हो? ये हमारी ना तो भावना है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और किसी को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन गौ हत्या तो रोकना चाहते हैं, गौ माता की रक्षा तो करना चाहते हैं। आखिर वो तो हमारा धर्म है, आखिर वो तो हमारा कर्तव्य है, आखिर वो तो हमारी भावना है। स्वामी जी, आपका एंटी गवर्नमेंट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी बीजेपी है, क्या है आप? अब ये तो आप लोग हमारे चरित्र से अनुमान लगाइए।
अगर हम कुछ कह भी देंगे तो उसको आप मान लेंगे, ऐसा थोड़े है। आप तो हमारे चरित्र से अनुमान लगाएंगे। स्वामी जी, बाकी लोग तो कुछ भी बयान देने से बचते हैं, मतलब कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान देना नहीं चाहता है जो इस कुर्सी पे इस ढंग से इस वस्त्र में बैठा। देखिए, बात यह है कि कौन क्या देना चाहता है, कौन क्या नहीं देना चाहता है। एक तो स्वभाव होता है, सबका अपना तरीका होता है काम करने का, और दूसरे जब हम 4 शंकराचार्य हैं तो हर शंकराचार्य एक ही काम थोड़े करेगा, और भी कार्य हैं हमारे। शास्त्र की रक्षण की हमारी बात है, और पद्धतियों की रक्षा की हमारी बात है, अनुष्ठान की हमारी बात है। वो सब दूसरे लोग कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं। हम चारों मिल करके अपना कार्य विभाजन करते हैं, और कोई कुछ करता रहता है। स्वामी जी, राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार? भाई, वो हमारे देश के एक नेता हैं, उनका अपना तरीका है, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए किस काम के? क्योंकि जो हिंदू बहुमत है देश का, उसके बारे में तो उनकी ना तो समझ है और ना तो उनके मन में कोई इच्छा शक्ति दिखाई देती है कि वो हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एनडीटीवी से बात करते हुए शंकराचार्य ने यहाँ बड़ा बयान दिया कि गौ हत्यारी सरकार ना बने, इसके लिए हमने प्रत्याशी मैदान में उतारने का फैसला किया है। लेकिन आइए बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक और अहम खबर जिसे लेकर सियासत गर्म हो रही है। मामला जुड़ा हुआ है शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान से। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड लेते हुए। यही तस्वीर क्यों अब सवालों में है, मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पे आर्यन खान आपको दिखाई दे रहे हैं। आर्यन की डायरेक्टेड वेब सीरीज भी क्यों विवादों में आ गई है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, दरअसल कांग्रेस के नेता ने शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिए जाने को लेकर बयान दिया है और कहा कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। इस तस्वीर पर भी कोई सवाल खड़े करे तो ऐसे सवाल पर क्या कहेंगे? शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया तो राजनीति के गलियारे से एक सवाल आया। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भाई जगताप ने सवाल उठाया कि क्या शाहरुख खान को मुस्लिम होने की वजह से ये सम्मान मिला। जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है। चलो, एक बात तो है, इनके नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शाहरुख उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं। वो विश्व में शाहरुख खान को माना जाता है। या आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। और यह अगर आरोप कांग्रेस के ऊपर किया जा रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले बहुत सारे जो ये है कलाकार है, उनको इस तरह से सम्मानित किया गया है। आप शाहरुख खान को एक कलाकार करके सम्मानित कर रहे हैं या एक मुस्लिम है इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल ये सारे चुनाव मध्य नजर रखते हुए आप शायद मेरे दिमाग में। कांग्रेस के भाई जगताप दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए शाहरुख को सम्मानित किया गया। इस पर बीजेपी के राम कदम ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिया। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया, क्या यह विषय भी ओछी राजनीति का हिस्सा बन सकता है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शाहरुख खान को अवार्ड उसके धर्म को देख करके दिया गया। क्या हो गया आपकी मति को? अगर भाजपा किसी कलाकार के प्रतिभा को देखकर उसे अगर अवार्ड दे रही है, इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति। यदि यह अवार्ड दिया गया है तो शाहरुख खान की अपनी प्रतिभा को देखकर मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने अवार्ड दिया है, इस बात का तो कम से कम सोचते हैं। पर बिहार की राजनीति में होने वाली आने वाले चुनाव में हार यह कांग्रेस को स्पष्ट दिख रही है, और वही कारण है कि उनके नेता इस प्रकार का बेतुका बयान दे रहे हैं। शाहरुख खान को उनके करियर में पहली बार नेशनल अवार्ड मिला। शाहरुख और उनके फैंस के लिए ये जबरदस्त खुशी का मौका है। लेकिन इस पुरस्कार में भी बिहार आ गया क्योंकि मौसम चुनावी है।
अब देखिए, जब मौसम चुनावी है तो बिहार की चुनावी सरगर्मियां आपको लगातार कार्यक्रम में हम दिखा रहे हैं। सवाल असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी है, और सवाल क्या है, बीते चुनाव में सीमांचल से 5 सीटें उन्होंने हासिल की, लेकिन इस चुनाव में क्या कमाल दिखाएंगे, ये सवाल अपनी तरफ, लेकिन सवाल उनके महागठबंधन में शामिल होने को लेकर भी है। दरअसल सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि जो भी ताकतें एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, उन्हें महागठबंधन में शामिल होना चाहिए, साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल फिर यह है कि क्या आरजेडी इस पर सहमति जताएगी? क्या महागठबंधन में होगी ओवैसी की एंट्री? क्या ओवैसी को शामिल करने के लिए तैयार है कांग्रेस? क्या ओवैसी की एंट्री पर आरजेडी अटका रही है रोड़ा? ओवैसी महागठबंधन में शामिल हुए तो एनडीए को कितना नुकसान? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने साफ कहा है कि बिहार में वैसे दल जो एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो महागठबंधन के साथ आते हैं तो हमारा अलायंस मजबूत होगा। ओवैसी एंटी एनडीए की बात करते हैं और अगर वो साथ आए तो फिर महागठबंधन का वोट बैंक बढ़ेगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने जब पायलट से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो लोग बिहार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भाजपा एनडीए के वास्तविकता में खिलाफ है, जो सरकार की वास्तविकता में मतलब जो सरकार को बदलना चाहते हैं और वो एंटी एनडीए फोर्सेस हैं, अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वैसे एंटी एनडीए फोर्सेस हैं, अब अगर हैं तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूँ वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं और करना भी चाहिए, और सिद्धांत पर, नीति पर, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी दल, सहयोगी, पॉलिटिकल पार्टी, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबका फायदा है उसमें। पायलट के बयान से साफ है कि कांग्रेस ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल करने को तैयार है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ओवैसी की एंट्री में रोड़ा कहां पर है? क्या आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है? ओवैसी को लेकर आरजेडी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। जहां तक और पार्टियों को जोड़ने का सवाल है, इस पर महागठबंधन इस बात पर एकमत है कि वैसे दलों को साथ नहीं लेना है जो अपनी राजनीति और राजनीति के लिए जनता और जनता के बीच में कोई काम नहीं करती है, जनता के लिए कोई काम नहीं करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो थोक भाव से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आ जाती है। आरजेडी नाम तो नहीं ले रही, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस समेत 5 पार्टियां थी, लेकिन इस बार 8 पार्टियां हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा भी बड़ा चैलेंज है। अब अगर ओवैसी की एंट्री की कोई संभावना भी बनती है तो सीट शेयरिंग पर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें सिर्फ 6 सीटें चाहिए। किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने फिर दोहराया कि वो नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बने। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार बने, और अगर खुदा ना खास्ता बनती है तो हमको यकीन है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हम नहीं चाहते ये माहौल यहाँ पर बिहार में पैदा हो। ओवैसी ने मंच से तेजस्वी को भी चेतावनी दी। गठबंधन के लिए लिखे खत को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनना चाहिए। राजद के लोगों को बात समझना है, अगर अख्तरुल ईमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है बीजेपी को रोकने के लिए, तो राजद के जितने नेता हैं वो समझ लें, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। तुम अगर हमारे इस अखलाकी प्रपोजल को जो हमने तुमको दावत दी है तुम उसको कबूल नहीं करोगे, तो याद रखो तेजस्वी, अख्तरुल ईमान के हाथ, मजलिस के हाथ बड़े दराज है। जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बड़ा है वो कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलेगा। तुम याद रखो इस बात को। हम तो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रात का वक्त हो, फजर का वक्त हो, या ईशा का वक्त हो, या सूरज डूबने का वक्त हो। कोई अगर हमसे सियासी लड़ाई लड़ना चाहता है तो हमेशा तैयार रहते हैं। हम पीछे हट पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार अपनी ही बात से पलट गए। कल उन्होंने 2 मुद्दों पर बयान दिया था। एक था अयोध्या में मस्जिद और दूसरा अयोध्या में मुसलमान। पहले आपको सुनाते हैं कि विनय कटियार ने क्या कहा था। और आइए अब आपको बताते हैं कि ओवैसी पर महागठबंधन बट गया है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस तो किसी तरह तैयार है, लेकिन आरजेडी ने रोड़ा अटका दिया है। आइए आपको लेकर तीनों पक्षों की बात आपके सामने मैं रखती हूँ। कांग्रेस कह रही है कि जो सरकार बदलना चाहते हैं उनके साथ आने पर आपत्ति नहीं है, जो एनडीए के खिलाफ हैं वो साथ आए तो दिक्कत नहीं है। आपको सचिन पायलट का स्टेटमेंट हमने सुनवाया।
एंटी एनडीए फोर्स के साथ मिलने पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओवैसी हमेशा बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं और एंटी एनडीए फोर्स साथ आएगी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अब आरजेडी इस पर क्या कह रही है, देखिए। आरजेडी कह रही है कि जनता के लिए काम करने वालों को साथ नहीं लेंगे। कुछ दल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आते हैं, कुछ दल सिर्फ किसी के इशारे पर चुनाव लड़ते हैं। सेक्युलर ताकतों की मजबूती को कुछ दल कमजोर करते हैं। जज्बाती तौर पर भ्रमित करने वाले दलों को जनता पसंद नहीं करती। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने साफ कहा कि हमने हाथ बढ़ाया है तो कमजोरी की निशानी नहीं, जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़ा वो गिरेबान के तार से भी खेलेगा। कोई सियासी लड़ाई लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं। हमने तो महागठबंधन में सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। हम नहीं चाहते कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। तो ये तीनों पक्षों की बात हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या सहमति की कोई राह होगी ये देखना होगा। तो ओवैसी को लेकर एनडीए को भी इस बीच देखिए महागठबंधन को चुटकी लेने का मौका मिल गया। बीजेपी क्या कह रही है कि कांग्रेस के स्थायी नेता ही कांग्रेस की बात नहीं मानते और पायलट के बयान का ऐसे में कोई महत्व नहीं है। वहीं जेडीयू कह रही है कि कुछ जिला घूमने के बाद ओवैसी दर दर भटक रहे हैं। सुनिए बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा और जेडीयू के मनीष यादव ने इस पर क्या कहा। ओवैसी साहब, आप तो कह रहे थे कि भाई तेजस्वी जी हमारे 4 विधायक ले गए, आगामी चुनाव में हम 24 जीतेंगे और तेजस्वी जी भीख मांगेंगे, लेकिन हम साथ नहीं देंगे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ जिला घूमने के बाद आप दर दर भटक रहे हैं? दरअसल बिहार के अल्पसंख्यक अब आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाले। जिस कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की बात कांग्रेस के स्थानीय नेता ही नहीं मानते, उस कांग्रेस पार्टी का ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने के लिए पायलट जी की हामी का भला कोई महत्व है क्या? उस पर से राजद कभी चाहेगी कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो, क्योंकि राजद एमबाई समीकरण के आधार पर राजनीति करती रही और वो कभी नहीं चाहेगी कि इस महागठबंधन में कोई मुस्लिम नेता नेतृत्व करे। जिस महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच एकता नहीं है, उसमें भला ओवैसी को राजद क्यों एंट्री देगी? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन का अंतर्कलह धीरे धीरे सामने आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। बात अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार के आदेश की। देखिए फैसला ये लिया गया था कि जातियों के नाम पर जो कार्यक्रम होते हैं उन पर रोक लगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस फैसले को लेकर बवाल अब बिहार में मचने वाला है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। अब बिहार में उनका ये बयान और ये फैसला जो यूपी में लिया गया उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातियों को लेकर जो आदेश जारी किया है उसको लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। खड़गे ने यूपी में जातियों के प्रदर्शन पर लगी रोक को सामाजिक न्याय से जोड़ दिया है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और बैठक के बाद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के आदेश को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। सबसे पहले आपको राहुल गांधी और खड़गे का वो बयान सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? दरअसल 4 दिन पहले योगी सरकार ने यूपी को लेकर एक बड़ा फैसला किया था। फैसले के मुताबिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के आंकड़ों में जाति वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा। गाड़ियों पर जाति का महिमा मंडन बैन करना होगा।
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित नारे या जातीय महिमा मंडन पर रोक लगा दी गई है। बिहार की पूरी राजनीति जाति के ही इर्द गिर्द घूमती है। योगी के इसी आदेश को लेकर खड़गे ने बिहार में एक नया दांव चल दिया है। देखना होगा कि कांग्रेस का यह दांव बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना कामगर साबित होता है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम। आइए लेकर चलते हैं आपको राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि आदिवासियों को वोट बैंक समझा है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए काम नहीं किया है। कांग्रेस राज में कई बार पेपर लीक हुए, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में किया। कांग्रेस राज में महिला अत्याचार चरम पर रहे, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता रहा, अपराध, अवैध शराब का कारोबार भी इस दौरान पनपा। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया। वैसे अपने राजस्थान में बांसवाड़ा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से भी बात की और इस दौरान लाभार्थियों से बात करते हुए एक किसान ने ऐसी बात कह दी प्रधानमंत्री को जिस पर वो भी ठहाका लगाने लगे। ये सोलर प्लांट लगने से मेरा जो सपना है वो साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जा दाता भी बन गए। अब अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन गए और हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना उकाल के दे दिया। ये जमीनें यही थी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, आलू से सोना तो नहीं हुआ लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने कल एक अहम सवाल उठाया था, लेकिन आज वो अपने इस सवाल से पलट गए। उनका सवाल अयोध्या में बन रही मस्जिद और अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों को लेकर था, लेकिन जब एनडीटीवी ने उनसे इस बयान की वजह पूछी तो फिर उन्होंने इससे कैसे पासा पलटा, कैसे इस सवाल को खारिज कर दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार अपनी ही बात से पलट गए। कल उन्होंने दो मुद्दों पर बयान दिया था। एक था अयोध्या में मस्जिद और दूसरा अयोध्या में मुसलमान। पहले आपको सुनाते हैं कि विनय कटियार ने क्या कहा था। मस्जिद क्या है उसका? वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहां बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहां। इस अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? लेकिन अब विनय कटियार पलट गए हैं। एनडीटीवी ने उनके बयान पर सवाल उठाया तो कटियार अपने बयान से ही मुकर गए और इंटरव्यू छोड़कर भागने लगे। सुनिए ना, आपने ये कह दिया कि मुस्लिमों को अयोध्या में नहीं रहना चाहिए, सरयू छोड़ के चले जाना चाहिए। क्या कहा हमने अभी? खुल के बोलिए ना सर। अरे सर, आप तो देखिए जान शब्दों का तोड़ मोड़ो मत। नहीं, मैं अखबारों को आपको दिखाऊं। जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मुस्लिम समाज को अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहा। हाँ, ऐसा नहीं कहा। खंडन कर रहे हैं? अरे खंडन नहीं कर रहा हूं। मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद निर्माण नहीं होने देंगे, आपने कहा, और ये अखबारों की हेडिंग है। तो अगर या तो आप इसका खंडन कर, एक आध अगर अखबार वाला, एक आध नहीं, सब में है, कई जगह, मैं आपको दिखा दूं। कई जगह हमसे उससे क्या लेना देना है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा। हमने कहीं न कोई प्रेस की है, न कॉन्फ्रेंस की है, न कुछ किया है। कहाँ किया है? मीडिया से बात करते हुए बोला तो था। अरे कहाँ है? यहाँ दो लोग आ गए,
तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। विनय कटियार ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। साल 1984 में कटियार ने बजरंग दल की स्थापना की थी। कटियार 1991, 1996 और 1999 में लोकसभा चुनाव भी जीते। 2006 से 2012 और 2012 से 2018 तक वो राज्यसभा में भी रहे। चलिए हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव में मखाना इस बार इतनी चर्चा में क्यों है और इसके राजनीतिक संदेश क्या है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख हिंसा के बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि विदेशी चंदा नहीं ले पाएंगे सोनम वांगचुक। सरकार ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रद्द किया। एनडीटीवी पर एफसीआरए उल्लंघन की खबर के बाद ये एक्शन हुआ है, जिसके बाद देखिए विदेशी चंदा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें लद्दाख हिंसा के बाद से हालात वहां तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 4 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच सोनम वांगचुक के एनजीओ पर ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है, जहां पर एफसीआरए उल्लंघन को लेकर सरकार ने एक्शन लिया है और अब विदेशी चंदा उनका एनजीओ नहीं ले पाएगा। आदित्य राज कौल इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार ग्राउंड पर वो मौजूद है। आदित्य देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा पॉइंट 1, और क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी सोनम वांगचुक या उनके एनजीओ की तरफ से? जी बहुत बड़ी खबर ये आ रही है, हम एनडीटीवी इंडिया पर ये सबसे पहले चला रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उन लोगों के खिलाफ जिनको वो कहते हैं जिन्होंने जो है वायलेंस और हिंसा को बढ़ावा दिया लेह में। और अब जो है 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है गृह मंत्रालय से, जिसमें एफसीआरए लाइसेंस जो है, एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सोनम वांगचुक का, वो कैंसिल कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा कदम अब लिया है क्योंकि जो है बहुत ज्यादा हिंसा हो गई थी, 4 लोगों की मृत्यु भी हुई और 90 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए, हताहत हुए। इसका डायरेक्ट असर ये होगा कि जो फॉरेन से चंदा आता है सोनम वांगचुक के लिए वो नहीं ले पाएंगे, और इनके बैंक भी हैं जो है मॉनिटर किए जाएंगे कि इनको पैसा कहां से आता था और किस चीज के लिए जो है ये इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे उल्लंघनों का इस 5 पेज के ऑर्डर में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2021 और 22 से ही सोनम वांगचुक जो है पैसे इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जो सेक्शन 17 है एफसीआरए एक्ट का, उसका वायलेशन उन्होंने किया है। और भी बहुत सारे चीजों का जिक्र किया गया है जो कि 17 एक्ट का बहुत बड़ा एक उल्लंघन है, इसीलिए अब ये कदम उठाया गया है। आगे क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होगी, क्या पीएसए उनके खिलाफ लगाया जाएगा, पूरी तरीके से ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय आगे भी जो है सोनम वांगचुक के खिलाफ और कठिन कदम और इस पर नजर आगे बनी रहेगी। शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के लिए आपका, आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन देखिए लद्दाख हिंसा के बाद जो परिस्थितियां वहां पर हैं, इसे लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर भी जारी है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि बीजेपी का ये कहना कि कांग्रेस की शह पर ये घटना वहां पर हुई या इस तरह से हिंसा भड़की, इस पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कांग्रेस का इतना बड़ा बेस वहां नहीं है, उसके पास ऐसा समर्थन वहां पर मासिस से नहीं है। ये वहां के लोग हैं जो नाराज हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को बलि का बकरा ना बनाए बीजेपी। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग, ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है। तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। तो कांग्रेस के पास इतना सपोर्ट होता तो फिर बात कुछ और होती, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक स्पॉन्टेनियस है, वहाँ पर लोगों का जज्बा है, लोगों की आइडेंटिटी पे लगता है हमारे अटैक हो रहा है, हमारे जॉब्स पे अटैक हो रहा है, हमारी ज़मीन पे अटैक हो रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। और देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन से एक तरफ, लेकिन इस बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ये आदेश है कि किसी तरह की भी पॉलिटिकल रैली, जुलूस वहां पर अभी नहीं निकलने दिया जाएगा। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, हिंसा को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आइए लेकर चलते हैं आपको बिहार एक बार फिर से, जहां पर राजनीति के केंद्र में इस वक्त मखाना है। क्यों ये कहा जा रहा है कि 122 सीटों का स्वाद यही मखाना बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती की ये स्पेशल रिपोर्ट।
बिहार के मखाने का एक राजनीति शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है और अर्थशास्त्र भी। एनडीटीवी की टीम मखाने का तीनों पक्ष आज आपको दिखाएगी। हम इस वक्त पटना से पूर्णिया की ओर बढ़ रहे हैं। वही पूर्णिया जहां 10 दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मखाने की माला से किया गया था। लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया आए तो नेता विपक्ष राहुल गांधी बगल के जिले कटिहार में पहुंचे। मुद्दा वही मखाना। ये मशीन से नहीं किया जा सकता। कोई मशीन नहीं है हम लोग के पास। हम इस वक्त बिहार के उसी मखाना हब में हैं, जो मिथिला, कोसी और सीमांचल के इलाके में फैला हुआ है। पूर्णिया के इस तालाब में पारंपरिक तरीके से मखाने की खेती की जाती है। ये मखाना का सबसे पहला स्टेज है। ये देखिए, ये होता है ऐसे, इसमें ढेर सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ये घोंगा कहते हैं हम, हैं? इसी का होता है। अच्छा, ये घोंगा का ही होता है? नहीं, घोंगा निकाल देंगे ये। तो इसमें ढेर सारी चीजें आई है। अच्छा, इसका पौधा कौन सा है? ये है? नहीं, ये दिखाइए जरा, उसको दिखाइए। आवे छुआ रुको। हाँ, अरे बाप रे, मतलब बहुत काटा है। ये देखिए, ये निकालने के लिए कितना एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसमें कांटे हैं। अरे बाप, ये देखिए, ये कांटे देख रहे हैं आप। इसको आप यदि जैसे भी छुएंगे, अब ये जो है अपने हाथ से पानी में करके, और ये कांटे यहाँ भी है। ओहो, हर जगह कांटे ही कांटे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं जहाँ भी छू रहा हूँ, हर जगह कांटा है ना। किससे बनता है मखाना? ये है मखाना। ये देख रहे हो, ये है मखाना। तो ये तो बहुत छोटा है। छोटा है, फिर भी जो है ना, इसको भूनना पड़ता है पहले। वैसे इसको भूनना पड़ेगा, सुखाना पड़ता है। हाँ, अच्छा। सुखाना पड़ता है इसको। हाँ। फिर जाके इसको। और एक पौधा दिखाइए जिसमें मखाना होता है। देखिए, हाँ, ये देखिए। एक मिनट, उन्हीं लाओ भाई, उन्हीं लाओ। हाँ, इधर हाँ आइए, आप अपना काटा मत चुवाइएगा। ये है प्लांट। इन्होंने ऊपर से ऐसे करके ये किया है, क्योंकि इसमें ढेर सारे कांटे हैं। आप देख सकते हैं, इसमें पूरे कांटे हैं। और इसको मैं यदि पलट दूं तो इसके अंदर भी देखिए, ये है। इधर लाओ। ये फल हुआ। हाँ, इधर आई। हाँ, अरे बाप, ये पूरा कांटों से भरा हुआ है। आप ये देखो, ये इसके अंदर में फल है और इसके अंदर पूरा कांटा है, जो कि ये चुभ रहा है। अब ये आप इसको जो मखाना खाते हैं, तो वो कांटों के बीच में मैं इसको इसी एकरा में रख दिए, छोड़ दियो एकरा में। इसी को रख लीजिए। अच्छा, इधर है ये पहले। तो आप दिन भर में कितना मखाना इस तरह का चीज बीज निकालते हैं? अभी तो लगभग 5-6 किलो उठा लेते हैं। 5-6 किलो उठाते हैं। उसके बाद आप ये क्या करते हैं? इसको जिसका खेत है उसी को देते हैं। और आपको मजदूरी कितनी मिलती है? मजदूरी 200 रुपये किलो देते हैं। तो ये था मखाना की खेती का पहला पार्ट, मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं आगे भी ले चलेंगे और कुछ और चीज आपको दिखाएंगे। तो मखाना पानी से निकल गया और आपकी प्लेट की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया। यहाँ मखाने को धूप में सुखाया जा रहा है। मखाने को सुखाने की ये प्रक्रिया देखने में जितनी मामूली लग रही है, उतनी है नहीं। दरअसल इस प्रोसेस को एक दिन में ही खत्म करना होता है। यहाँ आने पे ये तो जादू है। ये जादू है, देखिए कैसे, क्या सीक्वेंस है, कमाल है। ये है जादू। देखिए, अरे जल जाता है सब। अरे बाप,
देखिए कैसे माल तैयारी हो रहा है। ओ माँ, पूरा गरम गरम। एक हम करके देंगे। लोग खा सकते हैं? हाँ हाँ सर, खाइए ना, खाइए खाइए और खाइए ना। ये देखिए सीधा चूल्हा से निकला हुआ मखाना। वाह, दिनों से ये काम कर रही है। कितना से, अरे कितना दिन से काम करे छो? बहुत दिन से काम करे। बहुत दिन से कर रहे लो हन। हाथ जले छे कि नहीं जले छे? जले छे। जल रहा है ना? अब हाथ में निकाले कौन केकरा से? सीपी से। अच्छा, सीपी से निकालती है। मेरे हाथ में दीजिए। दो। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। लावा बने थे कि नहीं बने थे? आप बताइए पक रहे हैं कि नहीं पक रहे? मैं काम करें। बाप, आप शर्मा कहाँ है? दीजिए। ओहो, मुश्किल है। जो कर सकता है, आपको हिम्मत है। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हिम्मत है जो आप ये काम कर रही है। हाथ ईंधन से जल रहा है और इनमें भी आसान नहीं है। मैंने करने की कोशिश की है। सब नहीं कर सकता है, जिसको आता है वही करता है। और इस तरह ये मखाना जो है ये फील्ड से लेकर के आपके घरों तक पहुंचता है। पूछने पर पता चला कि यहाँ के लोगों को मखाने का भाव प्रति किलो 700 से 750 के करीब मिलता है, लेकिन इनकी शिकायत है कि मेहनत के मुकाबले ये रेट कम है। मखाने की कीमत उसके आकार के मुताबिक भी तय होती है। मोटे तौर पर मखाना 3 साइज में बांटा जाता है, 4 mm, 5 mm और 6 mm। ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग होता है जी। मतलब ये जो मखाना है ये किस किस साइज का है वो ग्रेड किया जाता है? जी जी, ये आपका हो गया 5+। 5+। ये इसमें से निकलना चाहिए, मतलब इसमें से। जी जी है, इस मशीन में से ग्रेड करते हैं जी। इस मशीन में ग्रेड होता है। इसके बाद यहाँ अपना चला लग के, जैसे 5 mm का हो गया वो 5 mm में निकालते हैं। फिर 4 mm में होता है, 4 mm में निकालते हैं। 6 mm का हो गया तो 6 mm में निकालते हैं। सबसे अच्छा 6 mm होता है। जी जी, बेस्ट क्वालिटी जो बड़ा वाला होता है। जी जी, बेस्ट क्वालिटी 6 mm। 6 mm होता है जी। तो यहाँ से मशीन से निकाल के आप ये सब छानते हैं यहाँ पे। जी जी, अलग अलग उसमें, और उसके अनुसार ग्रेड करते हैं। जी जी, 4 mm, 5 mm, 6 mm। 6 mm हैंड पिक किया हुआ है। ये 6 mm जो है हैंड पिक है। तो आप इसकी क्वालिटी देखिए। और ये इस बाएं हाथ में मेरे 5 mm है और ये 6 mm है। ये हाथ से चुना गया, ये बेस्ट क्वालिटी है। जी जी। इसकी मार्केट में क्या कीमत होगी, कोई अंदाजा? 1250-1300। 1250-1300। देखिए ये मखाना जो है फार्म से प्लेट तक, जो बात मैंने आपको दिखाई थी वो फार्म से लेकर प्लेट तक, यानी तालाब से लेकर के ये खाने के लिए रेडी हो गया है। ये यहाँ पे इन लोगों ने ये किया, मखाना भून के लाए हैं और मसाला वगैरह लगा के दिया है और खा के टेस्ट करके कुरकुरा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मखाना खाइए, स्वस्थ रहिए और इन मखाना किसानों की भी उससे मदद होगी। कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।